हाय एवरीवन, मैंने अभी पूरा वीडियो शूट किया कंप्लीटली और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा माइक ऑन नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, आज के वीडियो में हम आपके कुछ सवालों का आंसर देंगे, जो कि विशेष रूप से आपके हार्ट अटैक से रिलेटेड। जो मैंने अभी 2 वीडियो अपलोड किए थे। बाहर कोई मूली बेच रहा है। तब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, तभी किसी को आना होता है। एनीवे, हाँ, जो अभी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे जो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड और कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट आए हैं, उनका हम आंसर करेंगे। क्योंकि हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके मामले में फुल क्लियरेंस होना ज़रूरी होता है। वैसे हार्ट अटैक नहीं, बाकी सारी प्रॉब्लम में भी क्लियरेंस हो तो अच्छी बात है। चलो पहले सवाल से चालू करते हैं। पहला सवाल है डीपी त्रिवेदी जी का। नाइस वीडियो, बट किस पोजीशन में हार्ट का ऑपरेशन कब कराना चाहिए? आजकल के डॉक्टर छोटी मोटी बातों के लिए ऑपरेशन कराने का कह देते हैं, और ये स्टंट क्या होता है? नाइस वीडियो, उसके लिए थैंक यू। देखिए, पहले इस बात को मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, आज आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि जब हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसमें हार्ट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वाइटल ऑर्गन है, तो हमारे हार्ट, हमारे लिवर, हमारे किडनी, ये ऑर्गन ना इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं हमारे शरीर के लिए कि जब तक आपके शरीर में या इन ऑर्गन्स में 60-70% तक प्रॉब्लम नहीं आ जाती ना, तब तक कोई लक्षण नहीं आता है। जब किसी व्यक्ति को पहला हार्ट अटैक आता है ना, तब भी एटलीस्ट 60-70% तक डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, 60-70% तक डैमेज जब हो जाएगा ना, तब पहला आपको माइनर हार्ट अटैक आएगा। तो इस चीज़ को एक बार हमेशा ध्यान रखिए कि अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी कराने की सलाह दी है, तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मेरी तरफ से आंसर यही होगा कि अगर डॉक्टर ने सर्जरी कराने के लिए बोला है तो सर्जरी करवा लीजिए। लेकिन अगर आप सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, तब आप एंजियोग्राफी जो आपने करवाई है, उसके जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, और ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को करिए, खाने पीने की चीज़ों को ध्यान रखिए। उसके बाद अगले 3 से 4 महीने के बाद में दोबारा एंजियोग्राफी करवा लीजिए। अगर आपकी कंडीशन पहले से इम्प्रूव हो जाती है, जो ब्लॉकेज है वो पहले से इम्प्रूव हो जाता है, कम होने लगता है, तब ठीक बात है, आप अपनी लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको फॉलो करिए। लेकिन अगर ठीक नहीं होता है, कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लगती है, तो दोबारा हार्ट अटैक आए उसका वेट मत करिए। सर्जरी अगर डॉक्टर ने बोली है तो करवा लीजिए। नॉर्मली भी डॉक्टर ना सर्जरी अगर हार्ट की कोई पर्टिकुलर कैपिलरीज प्रभावित होती है तब नहीं बोलते हैं। जब कोई मेन आर्टरी जो कि खून देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह प्रभावित होती है, तभी डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। तो प्लीज़ इस बात में थोड़ा सा ओपन माइंड होकर रहिए। सर्जरी वैसे भी एक ऐसा मैटर है जिसमें एलोपैथी चिकित्सक, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया है, तो उसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली उनको दूंगी कि सर्जरी के मामले में मॉडर्न साइंस ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने में कारगर हुए हैं वो लोग। तो सर्जरी कोई बेकार चीज़ नहीं है। अगर डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है तो करवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सर्जरी करवा लेने से भी आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। मान लीजिए आपके घर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई पानी की लाइन में कहीं कुछ कचरा फंसा हुआ है, आपने उस कचरे को एक बार निकाल दिया, लेकिन जहाँ से कचरा आ रहा था, जो गंदगी आ रही थी, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ समय के बाद वो वापस क्लॉग हो जाएगा। हमारे घर में क्या होता है, जो सिंक होती है, अगर आप उसमें कचरा डालते जाओ, एक बार आपने सफाई कर दी, उसके अंदर कोई केमिकल डाल के उसमें कचरा निकाल दिया, कोई पानी का जो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उसको आपने सही कर दिया, लेकिन आपने अपनी हैबिट चेंज नहीं करी, आप गंदा पूरा खाना सिंक में डालते रहते हो, छन्नी का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो क्या होगा, 2-4-10 दिन में, 15 दिन में वो वापस बंद हो जाएगी। वैसे ही हमारे हार्ट के साथ में होता है, और केवल हार्ट नहीं, बाकी ऑर्गन के साथ भी होता है। आपको अगर हार्ट की आप सर्जरी करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको लाइफस्टाइल, डाइट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। आप प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, और बार बार अपनी एंजियोग्राफी करवाकर हार्ट की क्या कंडीशन है उसको देखते रहिए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टंट क्या होता है? स्टंट का मतलब होता है कि एक बेसिक, फिर से बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाते हो। अब घर में आपकी सिंक का जो पाइप है, किचन में जो सिंक का पाइप होता है वो बंद हो गया है, तो आप क्या करते हो? आपको एक दूसरा हिस्सा जहाँ से वो ओपन है, जहाँ से खुला हुआ है, वहां से क्या एक पतला तार, वायर या लकड़ी अंदर डालते हो ना।
धीरे धीरे घुमा घुमा के आप उसको अंदर डालते रहते हो और फिर अंदर डालकर आप उसे घुमा के उसे बाहर निकाल देते हो, तो जो भी कचरा है वो निकल जाता है, एक पैसेज बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। स्टंट में भी सेम चीज की जाती है। जहां पर घाव है, प्लेटलेट्स जमा हो गई हैं और जो आपकी आर्टरी है वो ब्लॉकेज हो गई है बिल्कुल, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है पतला सा वायर होता है, उसको डाला जाता है, उसको घुमा घुमा के अंदर डालते रहते हैं और फिर जहां पर भी वो क्लॉट हो गया है उसको वो दबा देता है, वहां पर रास्ता बना देता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो चालू हो जाए। उसके बाद उसमें कुछ इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है कि वो वापस क्लॉग नहीं करता, चिपकता नहीं है उस जगह पर, ठीक है। तो ये स्टंट कराने से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम उस तात्कालिक रूप से बहुत ज्यादा आराम मिल सकता है, लेकिन तात्कालिक रूप से, क्योंकि अगर वहां का आपने उसको सही करा भी दिया लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, जिस वजह से वो घाव बन रहे हैं, जिस वजह से वो ब्लॉकेज बन रहा है, उसे आपने ठीक नहीं किया तो वापस ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉकेज क्यों बनता है इसको समझना है तो प्लीज पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। समराइज में तो इतना ही है, छोटे छोटे घाव बनते हैं, उस घाव के ऊपर प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं और आपके जो ब्लड जाने का जो रास्ता है ना उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सवाल का पूरा आंसर है। आपको आंसर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल नहीं हो तो सिंपल जय आयुर्वेद लिख दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। राकेश साहू जी ने सवाल पूछा है, एंजाइटी वालों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है क्या? यस, बिल्कुल रहता है। मैंने कई बार आपको ये चीज क्लियर कर दी है, कई बार। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, इन तीनों ही कंडीशन में और तीनों के अलावा अगर किसी भी प्रकार की और मानसिक परेशानियां हैं, तब आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट को प्रभावित करने वाली चीज़ों में लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, खाना क्या खाते हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्ट्रेस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्ट्रेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ट को प्रभावित करने वाली डिसऑर्डर है या कंडीशन है। तो अगर आपको एंजाइटी अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से ही होगी ना, इसीलिए अगर आपको एंजाइटी अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हो, तो आपका हार्ट डेफिनेटली वीक हो गया है। तो प्लीज़ उस बारे में ध्यान दीजिए। इन्होंने आगे इसमें पूछा है कि जब एंजाइटी अटैक आते हैं, इन्होंने लिखा नहीं है, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है, चेस्ट में भारीपन और पेन महसूस होता है। एंजाइटी अटैक जो आते हैं ना, उसमें दर्द नहीं होगा। पहली बात, एंजाइटी अटैक आने पर आपको खुले में, अगर आप खुली जगह पर हो, खुला आसमान है, बाहर खुला गार्डन है, थोड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो आपको एंजाइटी अटैक कम आएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप कमरे में बंद हो तो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अंधेरे में हो तो आपको घबराहट ज़्यादा होगी, खुले में ले जाओगे तो अच्छा लगेगा। अगर अकेले हो तो घबराहट ज़्यादा होगी। अगर वहीं कोई आपका लव्ड वन, कोई प्यार करने वाला इंसान आपके पास है, वो आपका हाथ पकड़ ले, सिर पे हाथ फेरे, आपसे थोड़ा दो प्यार की बातें बोले, तो आपको थोड़ा सा घबराहट कम हो जाती है। तो सॉरी, एंजाइटी अटैक और हार्ट अटैक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंजाइटी अटैक में आपको केवल चेस्ट में भारीपन लगेगा, जो कि साइकोलॉजिकल, मानसिक तनाव के कारण होता है, जबकि हार्ट अटैक में आपका हार्ट वास्तव में पेन कर रहा होता है। इसमें आपके साथ में कोई है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप घर में अकेले हो कि बाहर हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दर्द होगा तो होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको होता है तो प्लीज डॉक्टर के पास में जाके चेक करवा लीजिए। बहुत ज्यादा सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। यूट्यूब वीडियो सेल्फ अवेयरनेस के लिए होते हैं, हमारे ज्ञान का वर्धन करने के लिए होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस डॉक्टर का काम है। डॉक्टर के पास में जाइए, वहां पर डायग्नोसिस करवाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम, क्या सांस का फूलना भी, ये मैं नाम पढ़ना बार बार भूल जाती हूँ, अनुराग कटारिया जी 360, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या सांस का फूलना भी हार्ट अटैक का सिम्टम्स होता है? यस, हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर आपको केवल एक ही लक्षण आ रहा है, मतलब सांस का फूलना, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, जो ब्लड में रक्त कोशिकाएं होती है जो कि ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं, अगर वो कम मात्रा में हो, ऐसी कंडीशन में सांस फूलने के लक्षण ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी सांस फूलने के लक्षण आते हैं। लेकिन अकेला अगर सांस फूलने का लक्षण है तो ये हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। और वैसे भी जितने भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर एक ऐसा स्पेसिफिक लक्षण नहीं होता है।
मतलब कि अगर आपके पेट में दर्द उठा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली अपेंडिसाइटिस हो गया है या फिर आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, या आपको अगर पेशाब में जलन हो रही है तो वो केवल और केवल स्टोन के कारण हो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर भी होते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, नॉर्मल आपको यूटीआई हो सकता है, लोअर वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी जलन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो एक सिम्टम से एक डिसऑर्डर हो ऐसा नहीं होता। तो अगर हार्ट अटैक है तो आपको बहुत सारे 4-5 जो सिम्टम्स हैं वो साथ में आएंगे, हिस्ट्री भी रहेगी, तब आपको हार्ट अटैक होगा। सांस का फूलना अकेला एक सिम्टम आ रहा है तो बहुत सारे डिसऑर्डर में ऐसा हो सकता है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा होता है तो बेहतर रहेगा आप डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लें। ये इसके अलावा कुछ सवाल थे जो कि अलग से सवाल थे। ज्योतिषमती और मालकांगनी तेल, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था ज्योतिषमती तेल मानसिक दौर्बल की कंडीशन में जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल आया था, क्या इसके लेने से निगेटिव थिंकिंग दूर हो सकती है? देखिए, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ना वो पर्टिकुलरली एक दवाई को लेने से ठीक नहीं होती। नेगेटिव थिंकिंग ना बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलके व्यक्ति के पैटर्न को बनाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ट्रैफिक से बाहर जाने पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है, तब एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होगी। उसके साथ क्या होगा, जैसे मान लो बचपन में कभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो साइकिल चला रहा था तो वहाँ से गिर गया और उसके बाद उसके घर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर दिया। फिर वो पेपर में भी ऐसी ही न्यूज़ पढ़ता रहता है कि हमेशा कोई एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे कुछ हो गया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। टीवी भी उसी प्रकार के देखता है जिसमें गाड़ियाँ उछल रही हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट हो रहा है, इस प्रकार की वो फ़िल्में देख रहा है, इस प्रकार की न्यूज़ को वो फ़ॉलो कर रहा है। तब लगातार चूँकि कंटिन्यूअस बेस पे काफ़ी सालों से उसी प्रकार का इनपुट दिमाग में आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका थिंकिंग पैटर्न उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से नहीं होगा कि अचानक से आपका नेगेटिव थिंकिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी छोटे-छोटे से इनपुट होते हैं, वो सब मिलके व्यक्ति के पैटर्न को बनाने का काम करते हैं। तो अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो दवाई अकेले से ठीक नहीं होगी, दवाई आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन आपको अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। पैटर्न को चेंज करने के लिए जो सारे नेगेटिव इनपुट आप दे रहे थे, उसको बंद करके उसकी जगह पर पॉजिटिव इनपुट आपको देना पड़ेगा। लंबे समय तक जब आप पॉजिटिव इनपुट दोगे तब जाकर आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होगा। इसके बाद लास्ट सवाल है, ये थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। मैम, क्या प्रेग्नेंट हो जाने के बाद भी वाइट पानी आता है, और आता है तो इससे डरने की ज़रूरत है क्या, क्या इलाज की आवश्यकता है? ये सवाल पूछा था प्रिंस कुमार विश्वकर्मा जी ने। देखिए, प्रेगनेंसी हो जाने पर भी जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उसके बाद भी वेजाइनल डिस्चार्ज डेफिनेटली रूप से आ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। पहला डिस्चार्ज होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है। आपके एक मिनट, रानी रानी डस्टबिन में मुंह नहीं डालते। मैं बता रही थी कि जो प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज आते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला डिस्चार्ज होगा जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आकर जैसे ही आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद में हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आपको आपकी वेजाइना थोड़ी सी गीलापन महसूस हो सकता है, सर्विक्स और जो भी पूरा नीचे का पूरा ट्रैक है वहां पर आपको हल्का सा नमी, हल्का सा गीलापन महसूस होगा जो कि हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। तो ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब ये गीलापन थोड़ा सा हल्के पीले कलर का, चॉकलेटी कलर का होने लगे, थोड़ा सा डार्क कलर का आने लगे, थोड़ा सा गाढ़ा आने लगे और साथ में आपको जलन भी हो, खुजली भी हो, दर्द भी हो, तब ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तीसरा डिस्चार्ज होता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? बच्चा जो रहता है, जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा है, वो एक प्रकार की थैली, एक कैविटी के अंदर रहता है और इस कैविटी में पानी भरा होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। कभी कभी इस एमनियोटिक फ्लूइड को किसी कारण से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके डिस्चार्ज आने लगता है। एकदम से जो डिस्चार्ज आता है वो तो हम सब जानते हैं कि वो थैली फट गई। आपने फिल्मों में देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है और एकदम से उसके जांघों के बीच से बहुत सारा, बिल्कुल एक आध ग्लास लीटर जैसा पानी निकल गया, कि पूरा पानी बह गया है। तो वो तो रप्चर होता है जो कि अलग से समझ में आ जाता है, उसमें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण
थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज पानी की 2-2 4-4 बूंद के रूप में ना वेजाइना से निकलता रहता है। ये बिल्कुल साफ पानी होता है, ऑलमोस्ट जो आपके घर के पीने का पानी होगा लगभग उसी तरीके की कंसिस्टेंसी का होता है। तो ये एमनियोटिक लीकेज होता है। इस कंडीशन में आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाने के कारण बच्चे की गर्भ के बच्चा जो है पेट के अंदर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर नुकसान हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के डिस्चार्ज आपको महसूस हो सकते हैं। वैसे अगर आपको डिस्चार्ज है तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से और आपकी जो भी डॉक्टर्स है उससे आप प्रॉपर चेकअप करवा लीजिए। थोड़ा सा मन में डाउट मत रखिए, खासतौर से प्रेगनेंसी के केस में। चलिए आज के लिए इन सारे भी मैंने जितने भी सवाल लिए थे उनका आंसर मैंने कर दिया है। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अदरवाइज यूट्यूब को नहीं पता चलता है कि वीडियो अच्छा है। यूट्यूब को बताने का एक ही तरीका होता है कि आप इसे शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हर व्यक्ति तीनों चीज़ करेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट कुछ कर दीजिए, कुछ तो थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।